सानिया 9 मई में जेआईटी ने चेयरमैन पीटीआई को कसूरवार करार दे दिया है। अहम खबर है, चेयरमैन पीटीआई को कसूरवार करार दे दिया है। 9 मई को जलाओ घेराव पर उकसाने के लिए चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई की 5 मुकदमात में अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। जराये के मुताबिक पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश मुकम्मल कर ली। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए, चेयरमैन पीटीआई तफ्तीश में कसूरवार पाए गए हैं। ड्यूटी जज ने अबूरी जमानतों में 8 अगस्त तक तौसी कर दी। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए अगली समाअत पर तलब कर लिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा लाहौर शहराज निसार हमारे साथ मौजूद हैं। शहराज, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं इस फैसले के हवाले से? शहराज से भी तफसीलात जानेंगे, अभी आपको यहाँ पर आगाह करेंगे। सानिया 9 मई जेआईटी ने चेयरमैन पीटीआई को कसूरवार करार दे दिया। 9 मई को जलाओ घेराव पर उकसाने के लिए चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई 5 मुकदमात में अबूरी जमानतों पर समाअत। जरा के मुताबिक पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए, चेयरमैन पीटीआई तफ्तीश में कसूरवार पाए गए हैं। इस केस की तफसीलात के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं शहराज निसार। शहराज, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं इस फैसले के हवाले से? इन्वेस्टिगेशन से कामरान नादर जो आजकल छुट्टी पे उनको सरबराह बनाया गया था, उसके बाद इमरान किशोर जो आजकल डीआईजी की इन्वेस्टिगेशन है, ये मुतफिका तौर पर ये तफ्तीश कर रहे थे। जिस तरह इमरान किशोर और कामरान नादर ने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था कि हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद है कि इमरान खान ने प्रवोक किया है। और 9 मई के हवाले से जितने भी लोग खासकर जना हाउस में तोड़फोड़ की, जलाओ गिराव किया गया, उनके बेशुमार शवाहिद मौजूद हैं। इमरान खान और बाकी जो पीटीआई की क्यादत थी, उन तमाम के मोबाइल नंबर भी ले लिए गए। जो सीडीआर निकलवाई गई थी, उनको व्हाट्सएप मैसेजेस का रिकॉर्ड भी जो है वो तफ्तीश में लगाया गया, जो उसमें इंतज़ार दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी गई है, जिसमें ये बताया गया कि इमरान खान के प्रवोक करने के बाद जो है वो पीटीआई के कारकुनों ने जना हाउस को जलाया और वहां पर जो है वो तोड़फोड़ की गई और जहां पर 2 अफराद भी जहां भाग हुए, वो फायरिंग की गई। उसमें ऑलरेडी एक पहले ही जो पीटीआई का रहनुमा है महमूद रशीद, वो जेल में है, जबकि दूसरे की गिरफ्तारी के लिए मियां असलम इकबाल, जिसको नामजद किया गया था कि वो असला लेकर वहां पर गया था, ये तफ्तीश में भी लिखा गया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और जेएटी में जो रिपोर्ट है वो अदालत में पेश कर दी है, जिसमें इमरान खान को कसूरवार ठहराया गया। और 2 हफ्ते कबल भी जिस तरह जेएटी के इमरान खान खुद पेश हुए थे अपने वकला के जरिए और इन्होंने ये बयान दिया था कि जितने भी शवाहिद है वो सामने लेकर आए, और जेएटी ने ये लिख दिया कि तमाम शवाहिद। चेयरमैन पीटीआई ने अपने डिफेंस में क्या बोला है, उनके वकला ने क्या दलाइल दिए हैं? जी, इमरान खान ने ये कहा था कि जब वकला के साथ वो पेश हुए हैं डीआईजी इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर के दफ्तर में एबर्ट रोड पर, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास भी ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि जो पीटीआई के कारकुन थे, उनको कुछ और लोग प्रवोक कर रहे थे। लेकिन जो जेआईटी के सरबराह थे, जिन्होंने ये पूछा इमरान खान से कि आपके हमारे पास व्हाट्सएप नंबर, ठीक है शहराज, इस हवाले से आपसे मजीद भी तफसीलात जानते हैं। सुलेमान अवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात जान लेते हैं। सुलेमान, आगाह कीजिएगा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से आज की समाअत के हवाले से क्या तफसीलात हैं और क्या अब उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है? आज बिल्कुल जना हाउस समेत 5 मुकदमात, जलाओ गिराव और तोड़फोड़ के मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई जो है वो लाहौर की सारे दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। और आज जो है पुलिस की जानिब से जो अफसरान थे, मुख्तलिफ जो 5 मुकदमात थे, उसमें 5 तफ्तीशी जो है वो अदालत में पेश हुए और अदालत में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और उसमें यही बताया गया कि चेयरमैन पीटीआई जो है वो कसूरवार पाए गए हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फराद अली शाह की जानिब से भी बताया गया कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ शवाहिद भी मौजूद हैं और जो रिपोर्ट सामने आई है इन्वेस्टिगेशन में, उसमें तमाम तर वो बताया गया, जिक्र किया गया कि जो वेरीफाई एक अकाउंट थे चेयरमैन पीटीआई के, उस हवाले से 1.5 से 2 माह कबल जो है कैंपेन चलाई गई थी डर्टी हैरी के हवाले से, उसके अलावा एब्सोल्युटली नोट के हवाले से। इस तरह के जो पहले ट्रेंड चलाया गया, आवाम को उकसाया गया और उसके बाद जो है ये तमाम तर जो वाक़यात थे वो सामने आए। इसमें ये भी बताया गया जो तमाम तर शवाहिद सामने आए हैं और जो पुलिस ने जो तमाम तर इनके जो शवाहिद सामने आए हैं वो क्या वीडियोस की सूरत में मौजूद हैं या जो लोग जलाओ गिराव में मुलव्विस थे उन लोगों ने अपने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराए हैं? जो शवाहिद हैं वो किस तरह, किस नौयत के हैं? देखें, शवाहिद इस तरह की हैं कि जब चेयरमैन पीटीआई जो है वो इस्लामाबाद में जाते थे मुख्तलिफ मुकदमात में अदालतों में पेश होने के लिए, तो उससे पहले वो वीडियो पैगामात देते थे कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, मेरी जान को खतरा है। तो उसी दौरान ट्विटर पे भी ये ट्रेंड चलाया जाता था कि डर्टी हैरी और इस तरह की जो मुख्तलिफ जो पहले ही कैंपेन की गई थी और अवाम को उकसाया गया था और अवाम को उकसाया जा रहा था मुसलसल कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो हमारी रेड लाइन ये है। तो वो तमाम तर
जो क्लिप्स थे जिसमें बताया जाता था कि रेड लाइन हमारी ये है, आप फौजी तनसबात पर है जो है वो उसके ऊपर एक्शन कीजिएगा, तमाम तरह आप जलाओ गिराओ का आप रुख कीजिएगा कैंट की तरफ, यानी कि जो तमाम तरह उनके बयानात थे वो तमाम बयानात को जो है वो कलेक्ट किया गया है। जो ट्विटर पे इनके मैसेजेस थे जिनको चलाया जा रहा था, जो इनके प्रोफेशनल अकाउंट थे जिसमें बड़ा वाजिया बताया जा रहा था एब्सोल्युटली नोट के हवाले से, और तमाम शवाहिद जो है आज पुलिस ने अदालत में इकट्ठे कर कलेक्ट करके शवाहिद जो बताए हैं और बताया ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। सुलेमान ऐवान और शराज निसार हमारे साथ मौजूद थे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं असेंबली, जहां इस वक्त शर्जील मेमन मीडिया टॉक कर रहे हैं। टेम्पररी रिहाइश दी जाए और फिर उनसे वादा किया कि हम आपको पक्के मकान बना के देंगे। सर, वर्ल्ड बैंक के साथ सिंध हुकूमत ने मुआहिदा किया और एक घर के लिए कि जी ये मेरिट पे हो रहा है या इसमें कोई फेवरेटिज्म है, एक घर के लिए कमेटी बनी। उस कमेटी में फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे, पाकिस्तानी फौज का एक नुमाइंदा, सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे, वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे, इन्होंने एक घर के वहां सर्वे किया, एक डिस्ट्रिक्ट के एक घर एक गांव का सर्वे किया और वहां पे NIC कार्ड लेकर, वहां की तस्वीरें लेकर, गूगल मैप्स के जरिए, गूगल इमेजेस के जरिए वो सारी चीजें की गई और फिर 21 लाख लोगों का डेटा है कि 21 लाख लोगों को जो है हुकूमत सिंध घर बना के देगी। आज सर तारीखी दिन इसलिए है कि उस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा हुकूमत सिंध को कि जो लोग बेघर हैं उनको ना सिर्फ घर बना के दें लेकिन उस जमीन का टाइटल भी दें, उनको जमीन की मिल्कियत भी दें। और चेयरमैन साहब ने कहा कि वो जमीन की मिल्कियत उस घर की खवातीन को दें, उस घर की खवातीन को वो घर की मिल्कियत मिले कि उस प्रॉपर्टी की वो मालिक बने। सर, ये कहने में बहुत आसान होता है कि ये एक खूबसूरत बात हो सकती है, किसी की एक विशफुल थिंकिंग हो सकती है, लेकिन सर उसको जामे अमल फैलाने के लिए चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने और उनकी पूरी टीम ने, जिसमें मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर भी शामिल हैं, सब ने मिलकर सर उन्होंने इस कोशिश को आगे लेकर आए। और आज वो दिन है कि आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाड़कानों में पहली 5000 खानदानों को टाइटल दिया जा रहा है, उनकी मिल्कियत दी जा रही है कि अब वो मालिक बन गए, बेघर लोग अब मालिक बन गए कि उनको ना सिर्फ जमीन की मिल्कियत उनको मिल रही है लेकिन एक हाउस होल्ड को 3-3 लाख रुपए हुकूमत सिंध पे कर रही है कि आप अपना घर बनाए, खुद बनाए, कोई ठेकेदार बीच में इन्वॉल्व नहीं है, कोई टेंडर इन्वॉल्व नहीं है, ये आपको 3 लाख रुपए कैश दिए जा रहे हैं कि ये आपने उसमें घर बनाया और ये पैसे वापस भी नहीं करने आपने हुकूमत को ना किसी को। तो ये सर, ये इतना बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में आप सारे सर्वेस कर लें, सारी रिसर्च कर लें, कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है जो इस ख्वाब को आज ताबीर करने जा रही है। ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन काम काफी शुरू हो चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये आज सिंध असेंबली के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि सिंध असेंबली ने ही वोट देकर एक हुकूमत बनाई और उनकी हुकूमत जो है, सिंध असेंबली की हुकूमत जो है, वही ये काम करने जा रही है। इसमें मैं अपोजिशन को भी मुबारकबाद पेश करूंगा, क्योंकि सर बगैर किसी रंग व नस्ल की ये चीज दी जा रही है। ये कोई भी कहीं पे एक भी कंप्लेंट नहीं आई इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट में कि हाँ जी फलां गांव था वो पीपुल्स पार्टी को वोट नहीं देते थे, उनका काम नहीं हुआ। किसी एक MP ने भी यहां कंप्लेंट नहीं की। जिसका घर वहां पे गिरा है, जिसके घर को नुकसान हुआ है, बगैर किसी तासुब के, बगैर किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन को मद्देनजर रखते हुए सबके लिए जो है ये हुकूमत सिंध ने किया है। और मैं समझता हूं कि सर ये वाकई ये बहुत बड़ा तारीखी काम किया है पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने। हालांकि ये वादे किसी और ने किए थे, ये वादे किसी और ने किए थे कि जी 50 लाख घर बनाऊंगा, कितनी करोड़ नौकरियां दूंगा। उन्होंने तो एक घर भी नहीं बना के दिया। लेकिन यस, जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप, मोहतरम जुल्फकार अली भुट्टो शहीद, उनका जो वादा था रोटी, कपड़ा और मकान, उसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ये वादे पूरे करे। जिसने लोगों को झूठे ख्वाब दिखाए 3.5 साल, जिसने झूठे ख्वाब दिखाए, उसने कुछ नहीं दिया इस मुल्क को, सिवाय इस मुल्क को उसने कोशिश की कि तबाही के दौराहे पे लेके आए। उसने कोशिश की इस मुल्क में पोलराइजेशन हो, उसने कोशिश की कि इस मुल्क में लोग आपस में लड़े, उसने कोशिश की कि लोग जो हैं आपस में नफरतें पैदा करें। लेकिन उसने 3.5 साल इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। और सर
कि उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बने हैं साइफर के मामले में। सर मैं समझता हूं, हम तो पहले दिन से कह रहे थे, कि यह साइफर का एक ड्रामा है। उस ड्रामे का मकसद ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम को पर पूरी दुनिया को के सामने झूठ बोलना है। और एक ही वाक्य के दो नैरेटिव पेश करने की कोशिश की इमरान खान ने, एक ही वाक्य के दो नैरेटिव पेश करने की कोशिश की। पाकिस्तान के अवाम को बोला कि मुझे फला मुल्क की वजह से हटाया गया है, ताकि यहां के मुल्क में, यहां के लोगों में नफरत पैदा उस मुल्क के खिलाफ। उसने दाव पे लगाया हमारे फॉरेन रिलेशनशिप को, उसने दाव पे लगाया हमारी कौमी सलामती को, उसने मुल्क के इंटरनेशनल ताल्लुकात को दाव पे लगाया सिर्फ अपनी हवस में, उस कुर्सी की लालच में, उस कुर्सी के नशे में, उस इक़्तिदार के नशे के लिए उसने ये सारी चीजें दाव पे लगाई। और इंटरनेशनल लोगों को कहता गया कि हम इदारों पे उसने इल्जाम लगाए कि हमारे मुल्क के इदारे जो हैं उन्होंने उसको हटाया या मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने हटाया। तो इससे बड़ा झूठ इससे और कोई नहीं सामने आ सकता कि एक शख्स अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क की हर चीज दाव पे लगा ले। हमारी लीडरशिप ने जान के नजराने दिए, फांसी के फंदों पे चढ़े, बॉम्ब ब्लास्ट पे हमारी लीडरशिप शहीद हुई, लेकिन कभी भी इस मुल्क पे कोई आन आने नहीं दी। मुल्क के खिलाफ कभी खुदा ना खास्ता, जब लोग वजीर आजम होते हैं, सदर होते हैं, बहुत ज्यादा राज सीने में होते हैं कौम के लिए, कौम के इंपॉर्टेंट चीज, कभी जिंदगी में कोई एक लफ्ज अल्फाज उनके मुंह पे नहीं निकला। लेकिन इस शख्स ने, इस पॉलिटिकल पार्टी ने जिस तरीके से मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की, मुल्क के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की और इंटरनेशनली हमें आइसोलेशन में डालने की कोशिश की गई। आप देखें, जब आईएमएफ की बात आई तो इनके वुज़रा चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि जी अगर हमारी हुकूमत आई तो हम आईएमएफ को के इस मुआहदे को नहीं मानेंगे। कितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आज अगर पॉलिटिकली कोशिश की कि अनस्टेबिलिटी हो, कोशिश की कि इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी हो, तो इसमें उस शख्स का किरदार था। लेकिन सर मैं समझता हूं कि हर चीज एक्सपोज होती जा रही है। साइफर के मामले में भी हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से यही था, ये शख्स झूठ बोल रहा है, ये हो शाह महमूद कुरैशी हो, इन सब ने मिलकर इस कौम के निहायती नाजुक तरीन, जो आप अंडर ओथ होते हो कि मुल्क के अहम तरीन बातों पे कभी आपने कभी पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहिए, आपने खुल के इन लोगों ने मुल्क के कानून को तोड़ा है, इन लोगों ने खुल के मुल्क के सालमियत को दाव पे लगाया है। मैं समझता हूं कि सख्त से सख्त जो है कानूनी कार्रवाई इस जैसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जानिब से भी कुछ लोगों को लिया गया है, कोई कमेटी बनी है और ये वर्ल्ड बैंक के तहत हो रहा है या सिंध हुकूमत अपनी तरफ, अच्छी बात है घर दे रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर इसमें आप घर बनाने की तरफ जा रहे हैं और आपने अभी कहा कि हम आगाज़ कर रहे हैं, तो इसमें अपोजिशन तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन सिंध असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि एक शख्स ने आवाम को सुहाने ख्वाब दिखाए, 3 साल उसने कुछ नहीं किया, सैलाब मुतासर दीगर अजला में मुतासरीन को घर बना कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, अटॉर्नी जनरल की जानिब से 1 माह की मोहलत तलब करने पर बेंच मुशावरत करेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे, आइंदा तारीख मुशावरत के बाद अपने हुक्मनामे में शामिल कर देंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल में अदलिया की आज़ादी को मरकजी हैसियत हासिल है, ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के दौरान मुल्जिम किसी लीगल एडवाइजर से मुशावरत कर सकता है। आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में भी फैसला कसरत राय से होता है। और समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के निज़ाम अदल में अदलिया की आज़ादी को मरकजी हैसियत हासिल है। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स दिए, कहा कि ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर भी बात हुई और कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के दौरान मुल्जिम लीगल एडवाइज़र से मुशावरत कर सकता है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में ये दलाइल दिए हैं, कहा है कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में भी फैसला कसरत राय से ही होता है। इस हवाले से मजीद के तफसीलात में आगाह करेंगी हमारी नुमाइंदा आसिया कौसर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिया, आगाह कीजिएगा, आज की समाअत में क्या रिमार्क्स रहे चीफ जस्टिस की जानिब से? जी बिल्कुल,
आज की समाज जो है वो यकीनी तौर पर बड़ी अहम थी और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अटॉर्नी जनरल ने फौजी अदालतों के खिलाफ जो सिविलियंस के ट्रायल का मामला चल रहा था उस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल का आगाज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से मुतालिक केस की समाज जो है वो अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस का कहना था कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से 1 माह की मोहलत तलब करने पर बेंच मुशावरत करेगा और आइंदा तारीख मुशावरत के बाद अपने हुक्मनामे में शामिल करेगा। अगर हम ओवरऑल रिमार्क्स की बात करें और समाज की बात करें तो अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में जो है वो आज अपने दलाइल का आगाज किया और उसमें काफी सारी चीजों से जो है वो अदालत को आगाह भी किया और जिस पर जजेस की जानिब से भी बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस 21वीं आईनी तरमीम से कबल ही आर्मी एक्ट सिविलियन पर इतलाक का जिक्र मौजूद है। उन्होंने ये भी जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपके दलाइल से तो मालूम होता है कि बुनियादी हुकूक खत्म हो गए हैं, क्या पार्लियामेंट आर्मी एक्ट में तरमीम कर सकती है? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि बिल्कुल पार्लियामेंट आर्मी एक्ट में तरमीम कर सकती है। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये कभी नहीं हो सकता कि बुनियादी इंसानी हुकूक कभी आ रहे हों और कभी जा रहे हों, कानून बुनियादी हुकूक के तनाजुर में होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि आपकी दलील ये है कि रियासत की मर्जी है बुनियादी हुकूक दे या ना दे। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि 21वीं तरमीम में अदलिया की आजादी की तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि बुनियादी हुकूक को सिर्फ कानून साजी से खत्म किया जा सकता है और इस बारे में सोचेंगे भी। साथ ही साथ अगर हम बात करें चीफ जस्टिस के मजीद रिमार्क्स की तो उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि पाकिस्तान के निज़ाम में अदल में अदलिया की आज़ादी को मरकजी हैसियत हासिल है और अदलिया की आज़ादी को सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक जो है वो करार दे चुकी है। 2015 में 21वीं तरमीम के जरिए आईने पाकिस्तान को एक तरफ कर दिया गया मगर अब ऐसा नहीं होगा। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स में ब्रिगेडियर एस.टी. अली केस का हवाला भी दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है आसिया, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे, अता तारड़ मीडिया टॉक कर रहे हैं। तो अदालत में आना होगा, आके जवाब भी देना होगा, आके जो इल्जामात लगे हैं उन पर जज के सामने स्टेटमेंट भी देनी होगी। मगर किसने कहा था कि ये तोहफे लें और डिक्लेयर ना करें? किसने कहा था कि ये तोहफे बेच दें और उनके पैसों का भी रिकॉर्ड मत रखें? किसने कहा था कि उन पैसों की जो आप डिक्लेरेशन कर भी रहे हैं वो मुताबिकत नहीं रखती जितने कि आपने ये तोहफे बेचे हैं? तो जुर्म एक नहीं है और जुर्म साबित हो चुका है। अदालत से भागने से, तारीख पे तारीख लेने से, अदालत में गैर हाजिरी से आपका अगर ख्याल है कि आप बच जाएंगे, मुझे ये मुमकिन नजर नहीं आता। और ये दलील दी जाती है कि जी बाकियों ने भी तोशा खाना के तहाइफ लिए हैं। मैं वाज़े तौर पे कहता हूं किसी ने कोई तोहफा बेचा नहीं आज तक। अगर बेचा होता तो पता लगता कि जी ब्लैक मार्केट में बेच दिया। तो इस हवाले से मैं बिल्कुल वाज़े ये कहूं कि अदालत से भाग जाना, अदालत में खड़े ना होना, ये कोई हल नहीं है। तारीख पे तारीख अब आप ले नहीं सकते कि जरा शुरू हो चुकी है, एविडेंस का स्टेज आ गया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत तेज़ हो गई है। हुकूमत और अपोजिशन में बैठकों का सिलसिला भी जारी है और एक नाम अभी तक फाइनल नहीं हो सका है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए 3 नाम देने का फैसला किया है, जबकि राजा रियाज ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से भी मुलाकात की है, जिसमें निगरान सेटअप पर मुशावरत ज़ेर इल्तवा कानून साजी में हुकूमत से ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई है। राजा रियाज का कहना है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए शहबाज शरीफ से मुलाकात 1 अगस्त तक मुतवक्के है। अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा उनकी इतला के मुताबिक असम्बलियाँ 8 अगस्त को तहलील की जा रही हैं। 90 रोज़ में इंतखाबात के इनाकात को मद्देनजर रखते हुए निगरान हुकूमत बनाई जाएगी जो 90 रोज़ ही के अंदर इंतखाबात करवाने की पाबंद होगी। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात 1 के करीब मुतवक्के है। मेरी इतला के मुताबिक 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील की जा रही हैं और अगर 8 अगस्त को असम्बली तहलील होगी तो इसका मतलब है कि निगरान हुकूमत जो है वो 90 दिन में इलेक्शन कराने की पाबंद होगी। तो इस सोच के साथ कि 90 दिन के बाद इलेक्शन हो, निगरान हुकूमत बनेगी और वो इसकी पाबंद होगी कि 90 दिन आजम खान के इकबाली बयान पर क्या कहेंगे? इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं सहाफ़ी का फवाद चौधरी से सवाल, जिस पर फवाद चौधरी ने जवाब दिया इलेक्शन में हिस्सा लूंगा, इस्तेहकाम पार्टी में मेरा कोई रोल नहीं, सियासत हो ही नहीं रही।
मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, फवाद चौधरी ने बता दिया है। कहा है कि पंजाब और केपी में 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए तो जो मर्जी कर लें। आजम खान के इकबाली बयान पर जब सहाफ़ी ने पूछा क्या कहेंगे आप, तो फवाद चौधरी ने जवाब नहीं दिया। कहा इलेक्शन में हिस्सा लूंगा और ये भी कहा कि मुझे सियासत होती नजर नहीं आ रही। चौधरी साहब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं आप, जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो चौधरी साहब ये बताएं, आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपको ओहदा नहीं दिया गया इस्तेकाम पार्टी में, इसकी क्या वजह? आपने खुद माजरत की। पार्टी का मेरा तो नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स हो ही नहीं रही, पॉलिटिक्स होगी तो देखिए। आप इलेक्शन को देख रहे हैं, आप इलेक्शन देख रहे हैं, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। तो आप क्या देख रहे हैं? कंटिन्यू ये निगरान सेटअप करेगा या आईजी शहबाज शरीफ साहब करेंगे? जब आपने पंजाब में केपी में इलेक्शन नहीं, एक 90 दिनों में जो आइन की शिफ्ट थी वो खत्म हो गई, तो फिर आप जब मर्जी करें। आपका पीटीआई से कोई रब्ता, कोई कॉन्टैक्ट? आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। इस्लामाबाद में तेज रफ्तार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो गया है, गर्मी का जोर टूट गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 से 22 जुलाई के दौरान बारिशों का यह सिलसिला जारी रहेगा और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। इसी सूरत हाल भी जान लेते हैं। किरण खान हमारे साथ मौजूद है। किरण, बताइएगा, इस्लामाबाद में तेज बारिश हो रही है इस वक्त, और बारिश के बाद क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, रावलपिंडी इस्लामाबाद जुम्मा शहरों की बात की जाए तो मौसम इस वक्त हमें हादसा हसीन और खुशगवार होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद में इस वक्त मूसलाधार बारिश जो है वो उसका सिलसिला जारी है। कुछ सेक्टर में तेज़ तूफ़ानी बारिश जो है वो हो रही है और कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ये मानसून का जो स्पेल है, इसके मुताबिक महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 से 22 जुलाई के दौरान जो है इसमें ज़्यादा बारिशें एक्सपेक्ट की गई हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में बारिश की वजह से मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो चुका हुआ है। हम देख रहे हैं गर्मी की शिद्दत जो है वो भी कम हो गई है, दर्जा हरारत में कमी वाक़या हो गई है, क्योंकि हब्स इस मौसम में बहुत ज़्यादा होती है। इस बारिश की वजह से अभी उसमें भी कमी वाक़या हो रही है, तो शहरी जो है उनके चेहरे खिल उठे हैं ताकि वो इस मौसम को एंजॉय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मालगला के जो पहाड़ हैं वो भी एक खूबसूरत और हसीन नज़ारा हमें पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी किरण हमें मौसम के हवाले से बता रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। किरण, लाहौर का रुख करें तो लाहौर में भी आसमान पर बादलों के घेरे हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 27 जुलाई तक जारी रहेगा। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर हैदर खरल से। जी है, कीजिएगा, लाहौर का ये मौसम कब तक ऐसा रहेगा? जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो आसमान पर बादलों का राज जो है वो बरकरार है। ठंडी हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है जो बारिशों का सिलसिला है ये 27 जुलाई तक जारी रहेगा। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आज जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इसी तरह बात की जाए तो कल हफ्ते के दिन भी जो बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है और दर्जा हरारत जो है वो थोड़ा सा नीचे आएगा और 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पंजाब समेत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान है और अभी तो आसमान पर बादल छाए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन शाम तक जो है और कुछ देर बाद जो बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से। जी शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब में मानसून बारिशें, भलवाल में गलियां और मोहल्ले तालाब में तब्दील, गुजरावाला इस हवाले से भी आपको बताएंगे। अभी आपको कौमी असम्बली लिए चलेंगे जहाँ इस वक्त ख्वाजा से वज़ार ख्याल कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक, पड़ोसी मुल्क इंडिया में 8 के करीब एयरपोर्ट हैं जिन्हें उन्होंने आउटसोर्स किया उनके ऑपरेशंस को। इसी तरह इस्तांबुल का एयरपोर्ट भी आउटसोर्स्ड है, मदीना एयरपोर्ट भी जो इंटरनेशनल है वो आउटसोर्स्ड है और बेशुमार हम उसकी मिसालें दे सकते हैं। आउटसोर्सिंग है क्या? इसका मतलब यह कतई नहीं है कि बेचा जा रहा है या खुदा ना खास्ता गिरवी रखा जा रहा है या किसी को बेरोजगार किया जा रहा है। ये बात मैं रिपीटेडली कहता रहा हूं और अब भी जिम्मेदारी से ईवान के फ्लोर पे ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट जिसे आउटसोर्स करना चाहती है गवर्नमेंट और उस रास्ते पे हम चल रहे हैं, उसके नतीजे में कोई मुलाजम बेरोजगार नहीं होगा। सबको जॉब सिक्योरिटी इसी तरह हासिल रहेगी और उनको सैलरीज और जो भी मराहत हासिल है कानून के मुताबिक वो मिलती रहेंगी। लेकिन पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को अब GTS का अड्डा बनाने से हमें गुरेज करना पड़ेगा
और जो कुछ दुनिया कर रही है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई दबाव डालेगा, कोई प्रेशराइज करेगा, तो रियासत को वो प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि हम सिंक कर रहे हैं, हमारे अदारे सिंक कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है डर्टी पॉलिटिक्स, हर वक्त की सियासतबाजी, अपने लोगों को लोड करना, जहां 10 लोगों की जरूरत है वहां 50 लोगों को भर दिया हुआ है। और एक दर्दनाक दास्तान है इस मुल्क को बर्बाद करने की, जिसमें खैर से मार्शल लॉ की हुकूमतें भी शामिल रही हैं और सियासी हुकूमतों ने भी कम नहीं किया। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, वक्त नहीं है। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट इंशाल्लाह 15 साल के लिए आउटसोर्स होगा। इसका जो एरिया है रनवे का और जो इसका नेविगेशनल सर्विसेज और रनवे ऑपरेशंस है, ये आउटसोर्स नहीं होंगे, ये सिविल एविएशन अथॉरिटी करती रहेगी। और बाकी जो एरिया है उसको हम आउटसोर्स करेंगे। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो वर्ल्ड बैंक की ऑफशूट है, वो हमारी कंसल्टेंट है। 12-13 कंपनीज जो हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है। कंपेटिटिव बिडिंग होगी, पेपरा लॉ को पूरी तरह फॉलो किया जा रहा है। और PPP अथॉरिटी यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप अथॉरिटी जो है, उसके रूल और रेगुलेशन के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पहला पाकिस्तान का एयरपोर्ट होगा जो आउटसोर्स होगा, और वहां पे जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और उसके बाद फिर लाहौर और कराची की बारी आएगी। तो ये वो काम है जो पूरी दुनिया कर चुकी है। हमने फैसला करना है कि हमने स्टोन एज में रहना है या आगे जाना है। जो लोग, मैं यहां के मेंबरान की बात नहीं कर रहा, बाज लोग ये चाहते हैं कि उनके खांचे चलते रहे, वो नहीं चलने। अगर बाज लोगों के खांचे चलते रहे फिर मुल्क नहीं चलना। जनाब स्पीकर, ये वक्त आ चुका है कि तलख और सच्चे और दुरुस्त फैसले किए जाएं। इसी तरह PIA है, 1 मिनट में मैंने पूरा जोर लगाया, मैं प्रो प्राइवेटाइजेशन नहीं हूं, ये बात मेरे सारे ऑनरेबल कलीग्स को पता है। लेकिन मुझ जैसे आदमी को भी समझ आ गई है कि PIA जिसका इस साल 80 अरब का खसारा है, अगर ये इस हाल में पड़ी रही 20-30 में 259 अरब का खसारा होगा। अफोर्ड करता पाकिस्तान? नहीं करता। तो फिर क्या करना पड़ेगा? जो किया है साउथ अफ्रीकन एयरलाइन ने, जो एयर इंडिया ने किया, 450 नए जहाजों का ऑर्डर दिया टाटा ने एयर इंडिया के लिए। रियासत नहीं चला सकती। रियासत ये करे कि वो इंश्योर करे कि PIA का कोई मुलाजिम बेरोजगार ना हो, किसी को निकाला ना जाए। एक PIA की होल्डिंग कंपनी बनेगी, उसमें लाइबिलिटीज 742 अरब रुपए का कर्जा है, वो जाएगा, प्रॉपर्टीज जाएंगी, सारी जो स्ट्रेंथ है उसमें जाएगी। ये PIA क्लियर होगी, बिल्कुल क्लीन होगी। फिर आपको इसके कुछ शेयर्स को ऑफलोड करना है। इसमें कई अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपके 27-28 जहाज ऑपरेशनल है और आप मुकाबला नहीं कर सकते गल्फ की ताकतवर एयरलाइंस का, बिल्कुल नहीं कर सकते। और अगर आपने PIA को रिस्ट्रक्चर नहीं किया, 1-1.5 साल के अंदर शटडाउन हो सकती है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, ये मैं स्टेटमेंट जिम्मेदारी से दे रहा हूं। हम इस रास्ते पे डाल के जाएंगे। आने वाली हुकूमत जो है वो इसको मुकम्मल करेगी। तमाम मुलाजमीन के हकूक जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, कोई बेरोजगार ना हो, कोई सियासतबाजी उसकी इजाजत ना दी जाए, और अगर कोई नाराज होता तो उसको होने दें, मगर पाकिस्तान के रियासती इदारों को बचाएं। इनको आप मुनाफा बख्श बना सकते हैं, बशर्ते के प्राइवेट सेक्टर आए, मेरिट पे आए, शफाफियत के साथ आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। PIA के रूट्स कीमती हैं, इन रूट्स का इस्तेमाल ही नहीं, हम जा ही नहीं रहे। और जो कल तारीखी काम हुआ है, जो लेजिस्लेशन जनाब स्पीकर आपकी क़यादत में हुई है, मैं आपका और उन तमाम मौजूद मेंबरान का जो रात 10:30 बजे तक यहाँ बैठे रहे शुक्रगुजार हूँ। ये एक आखिरी रुकावट थी PIA की फ्लाइट्स के रिज्यूम करने में। 70 अरब का चूना लगा हर साल गुलाम सरवर खान साहब के अहमकाना और जाहिलाना बयान की वजह से। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमें तवक्को है कि अगले 3 महीने में UK की फ्लाइट्स रिज्यूम होंगी। 5 आपकी एयरलाइंस हैं, 1 PIA, 4 प्राइवेट, और इसका क्रेडिट इस ईवान को जाता है, हम सबको जाता है जो इस ईवान का हिस्सा है, जनाब को जाता है। शहबाज शरीफ साहब की डिजायर और एफर्ट के मुताबिक और डार साहब की क़यादत में मैं यकीनन इसको कहना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, वो अपनी जगह प्रोफेशनल बात कर रहा हूं, बेपनाह मदद किया डार साहब ने और आजम नज़ीर तारड़ साहब ने हमारी। हम ये पुल सरात कबूल कर गए हैं, और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है कि 3 माह में
एटलीस्ट यूके की अल्लाह ने चाहा तो फ्लाइट्स रिज्यूम होंगी और उसके बाद फिर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की फ्लाइट्स रिज्यूम होगी। तो सर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, फाजल मेंबर को और इस ईवान को, कोई शख्स इंशाल्लाह बेरोजगार नहीं होगा, लेकिन हम अपने एयरपोर्ट्स को बेहतरीन एयरपोर्ट बनाएंगे। देखिए, मैं लाहौर के एयरपोर्ट पे मेरा काम नहीं है गमले लगवाना, सीटें लगवाना, उसकी कैपेसिटी बड़ा करने के लिए जगह डेवलप करना जो वहां पे मौजूद और नजर नहीं आ रही, ये सारे काम मैंने किए हैं। इस तरह नहीं चलना। आपको जिसका काम उसी को साजे, आपको वो ऑपरेटर लाने पड़ेंगे, बेस्ट ऑपरेटर जो पूरी दुनिया में एयरपोर्ट्स को ऑपरेट कर रहे हैं। आपको अपनी एयरलाइन के अंदर प्राइवेट सेक्टर को 40%, 35%, 55% या 50% या 25% जो भी आने वाली हुकूमत फैसला करेगी लाना पड़ेगा। इसी तरह रेलवेज के रेगुलेटर आप रहे, मगर मैंने रेलवे को कहा है कि आप वो प्राइवेटाइज नहीं हो सकती, क्योंकि रेलवे एक बिल्कुल डिफरेंट साइंस है। एक जुमला, उसमें भी आपको जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं हमारे, उनमें, और वो सारे लॉस मेकिंग है, उनको अगर आपने प्रॉफिट में लाना है तो आपको जो सनतकार हैं उनको शफाफियत के साथ लाना पड़ेगा ताकि वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करें और प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट और आमदनी हो। शुक्रिया। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली टू आस्क वन क्वेश्चन। एक सवाल कीजिए मौलाना। मेरा सवाल ये है जनाब, वज़ीर रेलवे हवाबाजी ख्वाजा